साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी की। अरे बोलो भाई जय बालाजी की, या कमेंट बॉक्स में लिखो भैया जय बालाजी। ये आपसे मैं इसलिए करवाता हूँ कि हमें ये बात दिमाग में सेट कर लेनी है कि संसार को प्रलय से बचाने वाले जय हनुमान जी हैं, जय बालाजी हैं। उनके अलावा इस संसार को कोई भी नहीं बचा सकता था। तो साथियों, जब इस संसार में उन्होंने प्रलय से हमें बचाया, तो ये जो अधर्मी लोग हैं ये हमारे सामने कब तक टिक पाएंगे। अगर हम बालाजी के भक्त हैं तो इनसे हम बदला नहीं, इनमें हम बदलाव करके दिखाएंगे। और साथियों, बालाजी का नाम लेना इसलिए भी जरूरी है कि जब गुरु पहलवान तो चेला काहे परेशान। साथियों, आज का जो अध्याय हम डिस्कस करेंगे ये डिवोर्स के ऊपर है। हालांकि बड़ा दुख होता है कि सनातन धर्म में जहां एक और तलाक की बात ही नहीं थी, शादी एक पवित्र रिश्ता माना गया है, 7 जन्मों का बंधन माना गया है, वहीं कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदू मैरिज एक्ट बनाकर डिवोर्स जैसे खतरनाक वायरस को हमारे जीवन में डाल दिया। लोग कहते हैं कोरोना महामारी, मैं कहता हूँ नहीं, ये डिवोर्स ही महामारी हमारी जिंदगी में है, जो इन राजनेताओं ने अपनी रोटियां सेकने के लिए हमारी जीवन में उतार दी। साथियों, जब भी जीवन साथी का चुनाव करो तो हमेशा एक बात ध्यान रखो कि उसको बैठाकर आप पाठ करवाओ हनुमान चालीसा के। अगर उसकी रुचि धर्म में है, उसकी रुचि सनातन में है, तो डेफिनेटली वो लड़की आपका कुल जो है तार देगी। पर अगर वो कुल भ्रष्ट है, अगर वो पद भ्रष्ट है, तो एक पाठ 2 पाठ के बाद वो बोलेगी नहीं भाई मेरा तो मन लगता ही नहीं है। तो कम से कम आपको लाइव टेस्टिंग वहीं पर कर लेनी है जब आप रिश्ते की बात करने जा रहे हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। आप अपना परिचय दो, आप अपना धर्मार्थ दिखाओ और उनका परिचय लो और उनसे उनका धर्मार्थ पूछो, तभी जो है बात चलेगी। कहते हैं इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ धर्म में निरपेक्षता की बात है कि किसी भी धर्म को सरकारें प्रमोट नहीं कर सकती, पर जो हमारा अपना धर्म है उसको हम प्रमोट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा धर्म है सनातन धर्म, इसको हम प्रमोट करके रहेंगे और करते रहेंगे। इसी बात पे वापस से बोलें जय श्री राम, जय बालाजी की। अब फटाफट एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो, क्योंकि जो अभी वायरस है उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। साथियों, जजमेंट जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, सिविल अपीलांट जुरिडिक्शन के तहत पारित किया गया है। सिविल अपील नंबर है 2012/2013 और जजमेंट हुआ है 26 अप्रैल 2023 को। रिसेंट जजमेंट है इस सब्जेक्ट पे। यहाँ पर कोर्ट ने डिस्कस किया है कंसेप्ट ऑफ इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को इन कॉन्टेक्स्ट विद द क्रुएल्टी। कोर्ट ने अपने जजमेंट के इंसेप्शन पे ये कहा है कि व्हेन द मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज बिकम मोर बिटर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर लिविंग सेपरेटली ओवर द ईयर्स, in that scenario the cruelty could be ensured. It would be better to dissolve the marriage because keeping such couple together after a long time of separation would itself amount to a legal cruelty. तो यहाँ पर जो भावनाएं हैं जज साहब की, उससे काफ़ी क्लियर हमको हो जाता है कि उनका डिसीजन जो है विधि सम्मत अपीयर होता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेंस राइट का परिचायक हूँ, उसकी पैरवी करता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब साथ रहना संभव ही नहीं है, रास्ते अलग ही हो चुके हैं, तो वाई टू वेस्ट द टाइम और हम और बुराइयों को और बिटरनेस को और करवाहट को ज़िंदगी में आगे क्यों बढ़ाएं। ज़िंदगी में पहले से ही बहुत गम है, थोड़ा तुम भी दे दो यारो। साथियों, अपीलांट और रेस्पोंडेंट जो है इनकी मैरिज हुई थी एज पर द हिंदू कस्टम्स एंड राइट्स। ये मैरिज हुई 16/4/94 को। जो कंसर्न पक्षकार इस केस में है उनका नाम है राकेश बनाम कविता। राकेश जो है यहाँ पर अपीलांट है और कविता जो है वो रेस्पोंडेंट है। साथियों, इनकी शादी के बाद हस्बैंड का ऐसा आरोप है कि मेरी वाइफ का व्यवहार कुछ समय तक ठीक था, पर उसके बाद उसका व्यवहार जो है वो ख़राब हो गया। वो आए दिन ऑफेंसिव हो जाती थी और मुझसे अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करती थी। अगर आप में से कुछ लोगों के पास अपनी पत्नियों की ऐसी कोई वीडियो है जिसमें वो ऑफेंसिव या ऑफेंडिव दिखाई दे रही है, तो उसको कोर्ट में जो है ज़रूर पेश करो। इससे एक मानस जो है कोर्ट का बनता है कि भाई किस तरह का बिहेवियर है। और कम से कम अगर ये वाइफ इस तरह से बिहेवियर कर रही है तो अपेरेंटली इट इज़ क्लियर दैट कि शी इज़ गोइंग टू अब्यूज़ द प्रोसेस ऑफ लॉ। बट वो वीडियोज़ अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं करनी है आपको। कोशिश करो कि अगर फुटेज लगे हुए हैं, CCTV फुटेज विथ रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, तो उससे जो है इसको रिकॉर्ड करके कोर्ट में जो है पेश करो कि अचानक मैं आया और अचानक जो है मुझ पर हमला कर दिया। क्लियर है बात ये। और कई बार इनकी शिकायत रहती है कि मेरे पति ने संभवतः बेडरूम में उस CCTV का उपयोग करते हुए प्राइवेट सीन्स जो है कैप्चर कर लिए होंगे। तो ऐसी गलती मत करना। आपको बेडरूम में किसी भी रूप में ये CCTV फुटेजेस जो है नहीं लेनी है। एक
कॉमन लिविंग एरिया है जहाँ पर सब बैठ सकते हैं। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तो वहाँ पर एक बेटर एविडेंस जो है आपके लिए तैयार हो सकती है कोर्ट में पेश करने के लिए। तो इस बात को जो है विशेष ध्यान रखें। और अगर ये ऑप्शन आप नहीं लेना चाहते तो इवन दो अगर आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो चीज़ आप पेश कर सकते हैं, पर कोर्ट कई बार उस पर कम रिलाई करता है। कोर्ट का मानना ये होता है कि हो सकता है कि भाई वाइफ को जो है प्रोवोक कर दिया हो और प्रोवोकेशन का आउटकम हो, तो कुछ बातों को हम ध्यान में रख लेंगे तो हमें काफ़ी जो है ईजी रहेगा। इनका ये भी आरोप है कि वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो गई और उसने जो है बच्चा गिरा दिया मेरे कंसेंट के बगैर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनका कहना कि वाइफ जो है घर छोड़ के चली गई, मैंने समझाया, एफर्ट्स करे रिकॉन्सिलेशन के, वापस से वही 1998 से रुकी, फिर वापस जो है वो चली गई। इसके बाद हमारे बीच में कभी भी कोई सहवास नहीं रहा है और वाइफ ने इसके बाद मेरे खिलाफ और जो मेरे ब्रदर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया। 498 है, 406 आईपीसी के अंदर। ये बात है 1998 की, जहाँ पर बहुत पैनिक था ऑफेंस। उसके बाद हमें जो है अरेस्ट किया गया और उसके बाद लगातार हमें जो है हैरान परेशान करने के लिए मुकदमेबाजी जो है की गई। और इन एडिशन टू दिस हमारे खिलाफ 107, 150 ऑफ CRPC और सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत भी जो है कार्रवाई की गई। तो अपेरेंटली इट इज क्लियर दैट कि वाइफ इज विलिंग कि हस्बैंड को जेल हो, हस्बैंड जेल जावे। ये हस्बैंड का जो है स्पेसिफिक केस था जो उसने जो है चेकआउट किया। यहाँ पर साथियों हस्बैंड ने जो है डिवोर्स पिटिशन फाइल करी और हस्बैंड ने कहा कि मेरी पत्नी ने मेरा परित्याग किया है और ये परित्याग कॉन्टिन्यूस है। दूसरी बात, मुझे ट्रीट किया है विद द क्रुएल्टी। तीसरी बात, मेरे खिलाफ फॉल्स लिटिगेशंस फाइल कराएं जिससे मुझे लीगल, मेंटल और फिजिकल डिस्ट्रेस हुआ है। आई नीड द डिवोर्स पिटिशन टू बी सक्सीडेड और मुझे डिग्री ऑफ डिवोर्स जो है वो ग्रांट की जाए। फैमिली कोर्ट ने इस मामले को सुना, इश्यूज फ्रेम किए और अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है मैरिज को डिसॉल्व कर दिया। मामला जो है हाई कोर्ट में गया, वहाँ पर लड़की जीत गई और लड़का जो है हार गया। फिर ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इश्यूज को देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इशू, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं कि कपल जो हैं दे आर लिविंग सेपरेटली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर था 25 साल। तो अगर 5 साल या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं तो ये कंसिडरेबल फैक्टर हो सकता है, पर यहाँ पर एक डोमिनेंट फैक्टर था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका कोई बच्चा नहीं है। तीसरी बात है कि ये मुश्किल से 4 साल रहे हैं इस पूरी एंटायर मैरिटल लाइफ में। चौथी इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने एफर्ट्स किए इवन थ्रू द मीडिएटर्स, पर ये एफर्ट्स जो है वो फेलियर है। तो कोर्ट ने कहा कि इनिशियल स्टेज में हमने भले ही इनको मीडिएशंस के लिए भेजा, पर ये किसी भी रूप में साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है। देयर इज़ नो रूम फॉर द कॉम्प्रोमाइज़। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हाईकोर्ट का फैसला है उसमें त्रुटियां कहती हैं, इसको कोर्ट को एग्जामिन करना था। हाईकोर्ट का कहना यह था कि मियर फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल केस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द क्रुएल्टी अगेंस्ट द वाइफ। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली के जजमेंट में, जिसका साइटेशन है 2006 वॉल्यूम 4 SCC पेज 558, उसमें स्पष्ट किया गया है कि फाइलिंग ऑफ कॉन्स्टेंट क्रिमिनल केस बाय वन पार्टी अगेंस्ट द अनदर इन अ मैट्रिमोनियल मैटर वुड अमाउंट टू क्रुएल्टी। और ये व्यू जो है रिट्रीव किया गया है इन केस ऑफ केरे श्रीनिवासन राव वर्सेस D.A. दीपा। साथियों, वाइफ ने एक स्टैंड कोर्ट में लिया था कि हमने जो भी किया है वो विधिक मदद के नाम पे किया है, हमारी ऐसी मंशा नहीं थी, हम तो घर बसाना चाहते थे। बस जिनको घर बसाने होते हैं ना वो केसेस नहीं करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हर स्त्री का सम्मान करना है, बट वो स्त्री जो हमारी पत्नी है पर वो घर की दहलीज को जो है त्याग दे, अपने पीयर जाके बैठ जाए, वहाँ तक भी माफ़ी है। पर एक बार वो दफ्तर पहुँच गई किसी वकील की या कोर्ट कचहरी के, तो किसी भी रूप में उसको माफ़ नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ऐसी पत्नियां अगर वापस लेके आते हो तो आपका जीवन नरक में कर देगी और कुल का जो है विनाश कर देगी। तो बिल्कुल इनको आउट कर दो अपने जीवन से, समझो कि लाइफ में कभी ये थे ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने कहा है कि लंबे टाइम से अलग हैं, इनके बीच कोएबिटेशन नहीं है, और अगर लंबे टाइम से अलग हैं तो इट मे बी अ कंसिडरेबल फैक्टर कि वहाँ पर डिवोर्स की डिग्री जो है वो ग्रांट की जाए। साथियों, इस फैक्ट को कोर्ट ने कहा कि in that scenario there is no bond between the concerned party and law commission even it is report specified that such a marriage wherein there is a de facto broken down which is known as irretrievable breakdown, in that scenario the same deserves to be dissolved। और कुल मिला के लॉ कमीशन की भी यही मंशा रही है, कोर्ट ने यहाँ फैसले में कोर्ट किया। कोर्ट ने इसके अलावा जजमेंट ऑफ R. श्रीनिवास कुमार, जजमेंट ऑफ मुनीश कक्कड़, जजमेंट ऑफ नेहा त्यागी को भी जो है रिलाई किया और स्पेसिफिक किया कि जब मैरिज जो है डी फैक्टो ब्रेकडाउन हो चुकी है तो और किसी भी रूप में पक्षकारों को साथ रहना पॉसिबल नहीं है, कोई चांस नहीं है रिकॉन्सिलेशन के, इस स्टेरियो मैरिज को जो है डिसॉल्व कर देना चाहिए। बट एक बात आपको नोट रखनी है
कि इनरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज नॉट अ ग्राउंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है आर्टिकल 142 संविधान के तहत। तो जब भी आप ट्रायल कोर्ट में जा रहे हो तो आपका कंसेप्ट क्या है, क्रुएल्टी, उसमें आप ये पुट कर सकते हो कि वाइफ जो है रहने की इच्छुक नहीं है या कोई ग्राउंड नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ का, या वाइफ जो है एफर्ट्स के बाद भी साथ रहना नहीं चाहती है और मुझे फॉल्स केसेस में फंसाकर मुझे जो है हैरान परेशान करना चाहती है। तो क्रुएल्टी जब एडवांस फॉर्म में होती है और ये संज्ञान में कोर्ट के आता है तो उस सिनेरियो में भी डिवोर्स को जो है ग्रांट कर सकते हैं। पर कई बार मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो वहां पर अगर लॉन्ग सेपरेशन है और डी फैक्टो मैरिज जो है वो ब्रेकडाउन हो चुकी है, देन इट इज अ वैलिड ग्राउंड टू डिसॉल्व द मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इनरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ठीक है जी। तो इन व्यूज में और इन जजमेंट्स में जो है इसको सस्टेन किया गया है। और इसके अलावा साथियों समर घोष का मामला है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्रुएल्टी जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस तरह का बिहेवियर जिसमें अपोजिट पार्टी मींस जो पिटिशनर है उसको ऐसा फील हो कि उसका जो लाइफ और लिबर्टी है वो इंजोरियस हो रही है या उसका रहना जो है पॉसिबल नहीं है, और क्रुएल्टी में किसी भी रूप में कोई भी फैक्ट जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो गंभीर एक्विजिशन हो, चाहे वो टॉन्ट हो या फर्जी कंप्लेंट्स हो या इस तरह का बिहेवियर हो जो उसकी लाइफ और लिबर्टी को इंजरीज जो है कर सकता हो। तो ये कोर्ट ने जो है स्पेसिफिक किया। इसके अलावा साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा कि समर घोष का जो निर्णय है उसमें कोर्ट का जो ओपिनियन है वो फिजिकल क्रुएल्टी को लेकर भी है और मेंटल क्रुएल्टी को लेकर भी है। इफ इट इज अ फिजिकल इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड डिग्री, इफ इट इज मेंटल द क्वेरी मस्ट बिगिन as to the nature of the cruel treatment and then as to impact of such treatment on the mind of spouse, whether it cause reasonable apprehension that it would be harmful or injurious to live with the another, ultimately in the matter of inference to be drawn by taking into account the nature of conduct and its effect on the complaining spouse। तो कुल मिला के क्रुएल्टी को भले ही डिफाइन नहीं किया गया है बट क्रुएल्टी को हम इन्फर कर सकते हैं फ्रॉम द कंडक्ट, और इसके अलावा एविडेंस क्या रिकॉर्ड पे आ रही है और फैक्ट्स जो है रिकॉर्ड पे क्या आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रुएल्टी को जो है डिफाइन नहीं किया गया है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रुएल्टी को अज्यूम नहीं कर सकते। क्रुएल्टी को हम कैसे अज्यूम करेंगे? द एब्सेंस ऑफ इंटेंशन शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस इन दैट केस if by ordinary sense in human affairs the act complained could otherwise be regarded as cruelty, intention is not a necessary element of cruelty। तो हमको एक बात जो है समझ में आती है कि इंटेंशनल नहीं करा तो क्या हो गया, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंटेंशन इसका एलिमेंट नहीं है। क्रुएल्टी मीन्स ऐसा कंडक्ट जिससे अगले की लाइफ और लिबर्टी जो है इंडेंजर हो जाए। इंस्टेंस क्या है क्रुएल्टी के, कोर्ट ने स्पेसिफिक किया है कि सबसे पहले बात उसकी सरेआम बेइज्जती करना, पब्लिकली इंसल्ट करना, उसको इंटिमिडेट करना, अक्यूज़ करना, झूठी कंप्लेंट्स करना, उसके दफ्तर में झूठी रिपोर्टें भेजना, उसके कई महिलाओं से अवैध संबंध है ऐसे आरोप लगाना, ये कुछ इंस्टेंस है। तो कहने की बात यह है कि अगर ऐसे इंस्टेंस दिखते हैं तो वहाँ पर क्रुएल्टी को अज्यूम कर सकते हैं और लंबे टाइम तक अगर वो अलग रह रहे हैं तो ये भी एक एग्जांपल है सीवियर क्रुएल्टी का, क्योंकि सेक्स जो है बेसिस है मैरिज का। अगर सेक्स ही नहीं है, अलग अलग रह रहे हैं, तो किस रूप में ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक हेल्दी मैरिज जो है वो सर्वाइव करेगी। तो साथियों कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि यहाँ पार्टीज जो है अलग रह रही हैं, उनके बीच जो है बिटरनेस है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉन्सिलेशन है, एब्सेंस ऑफ कोहेबिटेशन है, तो ऐसी मैरिज नो मैरिज इन आई ऑफ लॉ है। तो इट इज़ बेटर टू डिसॉल्व द मैरिज। तो कोर्ट ने वहाँ पर मैरिज को डिसॉल्व करने के जो है आदेश कर दिए। तो साथियों ये जजमेंट हमें 5 बातें जो है सिखा के जाता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। सबसे पहली बात, जब भी क्रुएल्टी का केस लेके आ रहे हो इट शुड बी स्पेसिफिक एंड शुड सपोर्टेड बाय सब्सटेंस। दूसरी बात, पत्नी सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में दावा कर सकती है और ये कह सकती है कि मैंने जो भी किया वो घर बसाने के नाम पे किया, मुझे मेरे पत्नी को केवल सबक सिखाना था, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरा घर बस जाए, जिस कारण मैंने विधिक मदद ली है। तो साथियों एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब ये मैटर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, थानों तक पहुंच जाते हैं और वाइफ मल्टीपल लिटिगेशंस फाइल करती है, तो अपने आप में अजम्पशन है कि वाइफ किसी रूप में साथ रहना नहीं चाहती है, वो हर कीमत पर अपने पति को जेल पहुंचाना चाहती है। जिस कारण जब भी आप डिवोर्स केस को फाइल कर रहे हो और आपकी वाइफ से जिरह कर रहे हो तो उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया करो कि इन केसेस को करने का मकसद यही तो है कि आप अपने पति को जेल भेजना चाहते हो। क्लियर हो गया? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्रुएल्टी का जब आप प्लीडिंग्स कर रहे हो तो धारा 23 हिंदू मैरिज एक्ट को आपको ध्यान में रखना है। वो क्या बोलता है कि आपको क्रुएल्टी को क्षम्य नहीं करना है। तो किसी भी रूप में अगर आप अलग हो तो कोई भी ऐसा इंस्टेंस नहीं होना चाहिए कि आप साथ रह लिए या फिजिकल हो गए। अगर एक भी ऐसा इंस्टेंस हो गया तो क्रुएल्टी जो है आपकी पड़ जाएगी पानी के अंदर। चौथी बात, इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हो या मैसेंजर्स पर कोई मैसेज भेजते हो, वाइफ को परेशान करते हो, या ऑन द कॉन्ट्री वो भी ऐसा कर सकती है। वो करे तो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें कोई भी काउंटर रिप्लाई नहीं करना है, अटैक नहीं करना है। हमको जो भी करना है वो लीगल करना है। उसको लीगल नोटिस दो, लीगल कार्रवाई करो। अगर वो भद्दे मैसेज करती है, गलत सलत पोस्ट करती है, तो यू मे टेक इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट ऑल्सो बाय फाइलिंग अ सेपरेट सिविल सूट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप कोई फाइलिंग कर रहे हो तो अपने केस को सब्सटेंस से और जो लीगल पोजीशन है उससे जो है सपोर्ट कीजिए, जैसा इस व्यक्ति ने करा। साथियों अगर आप इन बातों को समझ लेंगे तो एक इफेक्टिव पैरवी कर पाएंगे और अपने पक्ष को
मजबूती के साथ कोर्ट में जो है रख पाएंगे। तो साथियों घबराने का नहीं है, राइट्स को इन्फोर्स करना है। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर मेंस राइट जीतेगा, निश्चित तौर पर हमारे राइट्स जो है वो सिक्योर होंगे। तो साथियों अगर टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना जिसे उसकी जरूरत है, और हर उस अधर्मी तक पहुंचाना कि अगर तुमने मेंस राइट से पंगा लेने का सोच लिया या हमें तबाह करने का सोच लिया तो ये भी ध्यान रखना कि हमारे पक्ष में निर्णय है और हम इन निर्णयों के लाइट में लड़ेंगे, पर तब भी हम बदला नहीं लेंगे, हम बदलाव करेंगे। क्लियर है? क्योंकि हम दुष्ट नहीं हैं, हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हम बालाजी के भक्त हैं जिन्होंने कहा है कि बदला नहीं, बदलाव करो। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।